जी सर। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा विषय है बेटा वो है इनइक्वालिटीज इन एंसेंट मिडवल और मॉडर्न एजुकेशन, यानी कि हमारी प्राचीन, आधुनिक और मध्यकालीन शिक्षा में क्या असमानताएं हैं। देखो हम हर बार क्या डिस्कस करते हैं कि हमारी शिक्षा प्रणाली पहले जो प्राचीन काल की शिक्षा प्रणाली से किस तरह से मिलती है या कौन कौन सी समानताएं हैं। तो इसी तरह से जो आपका जो 4th यूनिट है उसमें आपका यही टॉपिक है कि असमानताएं क्या हैं, यानी कि उसमें इन इक्वलिटीज क्या है, कौन कौन सी असमानताएं हैं, किस तरह से प्राचीन काल की शिक्षा हमारी मध्यकाल की शिक्षा और आधुनिक काल की शिक्षा से विभिन्न है, यानी कि क्या क्या इसमें भिन्नताएं हैं। अब क्या क्या विभिन्नताएं हैं उसके विषय में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले बेटे प्राचीन काल की शिक्षा के विषय में आप सबको पता होगा कि हमारी प्राचीन काल की शिक्षा क्या थी। तो हमारी प्राचीन काल की शिक्षा जो थी उसको वैदिक शिक्षा के नाम से भी जाना जाता था। वैदिक शिक्षा क्या, यानी कि वेदों का ज्ञान। देखो जो हमारे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, अर्थवेद, सामवेद और यजुर्वेद, तो चारों थे। हमारे वेद उच्चारण कहता है, हमारी मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। यानी कि जो हमारी वैदिक शिक्षा क्यों बोला गया बेटा, क्योंकि ये शिक्षा हमारी गुरुकुल में दी जाती थी, वेदों का उच्चारण किया जाता था, वेदों की शिक्षा दी जाती थी, तो इसलिए इसको वैदिक शिक्षा के नाम से भी जाना जाता है। अब आप देखते हैं कि ये जो हमारी शिक्षा प्रणाली किस तरह का सिस्टम था हमारा। इसमें सबसे पहले क्या था बेटा, मौखिक शिक्षण। मौखिक शिक्षण यानी कि ओरल, जो सारी की सारी हमारी टीचिंग होती थी वो ओरल दी जाती थी गुरुकुल में, गुरुओं के द्वारा दी जाती थी, कहते थे संस्कार होता था। तो उनकी जो शिक्षा होती थी, कम से कम गुरुकुल में छात्र को 24 वर्ष तक अध्ययन करना पड़ता था, यानी कि एक बच्चे को, एक छात्र को 24 वर्ष तक गुरुकुल में रहना पड़ता था। तो उसको क्या कहते थे, वसु, यानी कि जो छात्र गुरुकुल में जिसका एडमिशन हुआ है वहां पे रहता है तो उसको वसु के नाम से जाना जाता था। और इसमें जो एक गुरुकुल में कम से कम, जब अगर हम 36 साल तक एजुकेशन लेते हैं तो मैम बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही मैम। मैम बिल्कुल आवाज नहीं आ रही मैम। हम उनका जो आचरण होता था वो सांसारिक आचरण नहीं होता था, बल्कि एक जो गुरुकुल में बच्चा रहता है मैम लास्ट उसको की लाइन रिपीट गुरुकुल कर के दें आप। नियमों का पालन करना पड़ता है। मैम तो लास्ट इसके बाद क्या, थोड़ा ब्रेक हो रहा था मैम आवाज आपका। अब ठीक आ रही है बेटा? अभी ठीक है मैम, लास्ट के जो अब लाइंस हैं क्लियर है? 2-3 लाइंस रिपीट कर दें मैम। मैम 36 ईयर वाले से रिपीट कर दीजिए। कोई बात यानी कि जो हमारी गुरुकुल की जो शिक्षा होती थी, फर्स्ट एज होती थी, उसमें 24 वर्ष तक बच्चा एजुकेशन लेता था जिसको वशु कहते थे। उसके बाद 36 ईयर तक एजुकेशन लेता था, उसको रुद्र कहते थे। और 48 वर्ष तक जो बच्चा एजुकेशन गुरुकुल में लेता था उसको आदित्य के नाम से जाना जाता था। तो इसके मेथड क्या था
यानी कि एक तो ओरल मेथड, यानी बोलकर ही उच्चारण किया जाता था, बोलकर ही बच्चे सुनते थे। अध्यापक जो गुरु होते थे और जो छात्र होते थे वो भी अपनी जो मूल्यांकन मनन प्रणाली, यानी कि मनन क्या, सोच विचार करना, मनन सोचता था उसके विषय में मनन प्रणाली थी। फिर क्या था बेटे, संस्कृत भाषा में होती थी। तो हमारे सारे के सारे श्लोकों का, हमारी जितनी भी विधाएं होती थी उनका उच्चारण के ऊपर बल दिया जाता था। तो इस तरह से ये 3-4 विधियां हमारी प्राचीन काल में गुरुकुल शिक्षा प्रणाली में होती थी। अब ये जो शिक्षा प्रणाली है बेटा वैदिक, इसमें क्या क्या होता था? सबसे पहले तो गुरुकुल प्रणाली, यानी बच्चा गुरुकुल में, राजा महाराजा, पहले देखो कि जो उच्च वर्ग या जो ब्राह्मण वर्ग था, शिक्षा कौन प्रदान करता था? ब्राह्मण वर्ग ही शिक्षा प्रदान करता था। तो जो क्षत्रिय होते थे, राजा महाराजा, उनके बच्चे, तो राजा महाराजा अपने बच्चों को 10, 12, 15 वर्ष तक एजुकेशन के लिए, शिक्षा के लिए गुरुकुल में छोड़ देते थे। तो इस तरह से जब बच्चा गुरुकुल में प्रवेश करता था तो उसके अध्ययन काल तक उसको वहीं तक रहना पड़ता था, यानी कि जब तक उसकी शिक्षा पूरी नहीं हो जाती तब तक वो बच्चा वहीं पे रहता था और गुरु के संरक्षण में ही वो रहता था। ठीक है, इसके बाद क्या, उपनयन संस्कार किया जाता था, यानी कि उपनयन संस्कार के लिए जो एज होती थी बेटा वो थी हमारी 8 से 12 तक किया जाता था। और उपनयन संस्कार के बाद छात्र अपनी माँ के साथ थाली में भोजन करता था। इसके पश्चात उसका मुंडन करवाया जाता था। मुंडन करने के बाद उसको जो भी उनकी जो विधियां होती थी उनको जनेऊ धारण करना पड़ता था। फिर वो गुरु का आशीर्वाद लेकर गुरुकुल में चला जाता था, यानी कि अपने गृहस्थ जीवन को छोड़कर वो अपनी शिक्षा प्राप्त करने के लिए गुरुकुल में चला जाता था। तो उम्र जो एज होती थी वो कितनी होती थी? 8 से 12 वर्ष तक। तो उपनयन संस्कार के बाद छात्र अपना गुरुकुल में चले जाते थे। इसके बाद क्या था बेटा, आचरण के आधार पर प्रवेश। तो उस टाइम पे क्या था कि जो गुरुगृह किसको बोलते थे? गुरुकुल को। तो वहां पर बच्चों का अगर सदाचरण है, उच्च आचरण है, नैतिक आचरण है, तो तभी उस बच्चे को उसमें लिया जाता था। अगर बच्चे का आचरण उचित नहीं है तो उसको गुरुकुल से निकाल दिया जाता था। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि ब्रह्मचार्य की प्रमुखता। बच्चे को गुरुकुल में रहकर ब्रह्मचारी जीवन का व्यतीत करना पड़ता था और इसमें विवाहित छात्रों को आश्रम में कोई स्थान नहीं दिया जाता था, यानी कि जो मैरिड स्टूडेंट होते थे उनको किसी भी प्रकार की गुरुकुल में शिक्षा नहीं दी जाती थी, बल्कि जो बच्चे ब्रह्मचारी होते थे जितने वर्षों तक उनको शिक्षा लेनी पड़ती थी तब तक उनकी शादी नहीं होती थी। तो इस तरह से ब्रह्मचारी जीवन का उनको पालन करना पड़ता था। गुरु सेवा अनिवार्य थी, यानी कि जो गुरु होते थे उनकी और गुरु की सेवा वो तन मन धन से करते थे। गुरु को ही ईश्वर का रूप मानते थे। माता पिता गुरु भगवान सभी उनके लिए गुरु होते थे। तो इस तरह से की शिक्षा हमारी प्राचीन काल में दी जाती थी। अब इसका उद्देश्य क्या होता था उस टाइम पे? हमारा जो प्राचीन शिक्षा थी उसका उद्देश्य क्या हुआ? सबसे पहले था चरित्र निर्माण, यानी कि एक गुड जो करेक्टर था उसका डेवलपमेंट करना, उसका विकास करना, उसका निर्माण करना। इसके बाद क्या था बेटा? डिसिप्लिन मेंटेन करना, यानी कि बच्चों को अनुशासन में रहना। आप देखो कि गुरुकुल के जो नियम होते हैं वो बहुत कठिन होते हैं और अगर बच्चा जैसे जैसे हम उसमें रहते हैं वहां पे उसके अकॉर्डिंग हम ढल जाते हैं। तो उसमें क्या होता है गुरुकुल में, यानी कि 4 बजे जैसे उठना, स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद छात्र अपना जो दिनचर्या के जो काम थे वो पूरे करते थे। कंद मूल फल आदि की व्यवस्था करते थे, खाने की व्यवस्था भी वही करते थे। इसके बाद उनकी जो शिक्षा का जो समय होता था उनको शिक्षा दी जाती थी। इसी तरह से उनका पूरा रूटीन होता था। तो गुरुकुल के नियम के आधार पर उनमें डिसिप्लिन की भी भावना आ जाती थी। तो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है व्यक्तित्व का विकास करना, यानी कि एक अच्छा मानव, एक अच्छा इंसान उनको बनाना, उनमें अच्छे गुणों का निवेश करना। इसके बाद है हमारा जो अंतिम उद्देश्य था वो था मोक्ष की प्राप्ति,
यानी कि छात्रों को जब शिक्षा दी जाती थी तो उनको इतना पवित्र बना दिया जाता था, उनको उतने मंत्रों का ज्ञान होता था, वो तप में, ध्यान में, चिंतन में लीन होकर छात्र क्या करते थे, मोक्ष की प्राप्ति के लिए वो जाते थे। यानी कि उनका जो अंतिम उद्देश्य होता था वो था मोक्ष प्राप्ति। इसके बाद था भौतिक जगत से चित्त को हटाकर जो हमारा आध्यात्मिक जगत है उसकी तरफ ले जाना। यानी कि जो हमारा भौतिक संसार है, ये क्या, ये सारा का सारा नश्वर है, कुछ समय में इसको समाप्त हो जाना है। तो इस चीज से ध्यान हटाकर जो आध्यात्मिक है, जो स्पिरिचुअल है, जो हमारा वेदों का ज्ञान है, वही शाश्वत है, वही समय तक रहने वाला है और वही हमारा विकास कर सकता है। तो इस तरह से ये शिक्षा दी जाती थी। इसके बाद क्या था कि हमारी जो वैदिक शिक्षा थी, इसकी संस्थाएं जो भी थी वो कौन कौन सी थी बेटा, कि सबसे पहले क्या था कि इसमें क्या किया जाता था कि हमारे चरण होते थे। चरण क्या कहलाते हैं, गुरु और शिष्य मिलकर वेदों का मनन करते थे, उन पर विचार प्रकट करते थे और वैदिक ज्ञान के प्रसार में इन चरणों का योगदान था। चरण क्या होते हैं, यानी कि बेटा पद, एक पद, दो पद, तीन पद, जैसे हिंदी भाषा में होते हैं ना, तो संस्कृत भाषा में होते हैं कविता के पद होते हैं, जैसे रहीम के दोहे हैं, कबीर के दोहे हैं, तो उनमें पद भी होते हैं। तो उन दोहे के, मान ले एक लाइन में एक दोहे के 4 पद होंगे, जैसे करत करत अभ्यास, जड़मति होत सुजान, तो करत करत अभ्यास एक पद हुआ, जड़मति होत सुजान दूसरा पद हुआ। तो इस तरह से 4 लाइनों में हमारे 4 पद होते थे और इन पदों का उच्चारण किया जाता था, इनको चरण भी कहा जाता था। इसके बाद क्या होता था बेटा, परिषद, यानी कि ये उपनिषदों के आधार पर क्या करते थे कि परिषदों में भी प्रौढ़ शिक्षा दी जाती थी। यानी परिषद होता है बेटा एक तरह से जैसे चौपाल होती है ना, उसी तरह से जो गुरुओं की एक परिषद होती थी, वहां पर जाकर शिक्षा दी जाती थी। इसके बाद हमारा सम्मेलन, यानी कि छात्रों को सम्मेलन, जिस तरह से आजकल हमारे सेमिनार है, वर्कशॉप है, इसी तरह से हमारा एक सम्मेलन होता था, सभी बच्चे उसमें इकट्ठे होते थे और उन सम्मेलनों में प्रतिभावान जो अध्यापक थे, जो गुरु होते थे, उनको भी बुलाया जाता था, जगह जगह से दूसरे आश्रमों से उनको आमंत्रित किया जाता था। तो इस तरह से ये हमारी प्राचीन शिक्षा थी। तो प्राचीन शिक्षा में अब वुमेन एजुकेशन क्या थी, इसमें क्या था कि कहीं कहीं स्त्री शिक्षकों, कहीं कहीं यानी बहुत कम महिलाओं को शिक्षा दी जाती थी। पुरुषों के समान स्त्रियों को स्वतंत्रता का पूर्ण अधिकार था, बिना रोक टोक के घूम सकती थी, लेकिन ऋग्वेद में नारी को अत्यधिक सम्मान दिया गया है और उसमें जैसे हमारी विश्वधारा है, गोशालोपा, अपाला आदि अनेक महिलाएं उसमें थी। तो वैदिक काल में भी जो वेदों का जो उच्चारण दिया जाता था, उसमें विदुषी, जो विदुषी कौन होती है, जो वीर वीरांगनाएं होती हैं, तो उनको भी शिक्षा के लिए भेजा जाता था, लड़कियों को भी। और उनकी जो अध्यापिका होती थी, यानी कि जो गुरु होती थी, शिक्षा प्रदान करने वाली होती थी, उन्हें क्या आचार्य कहा जाता था। जैसे गुरु को आचार्य कहा जाता है, तो उनको क्या कहा जाता था, आचार्य। और उपाध्याय, यानी कि उपाध्यापक से हमारा उपाध्याय बना है। उपाध्याय कौन होता है, गुरु, और उपाध्याय वो होती है फीमेल टीचर, यानी कि महिला शिक्षक। तो इस तरह से हमारे वेदों के उपनयन संस्कार के बाद ही ये सारी की सारी शिक्षा दी जाती थी। अब बेटे जो हमारी ब्राह्मण जो तबका होता था हमारा, वही हमारा गुरु होता था, यानी कि शिक्षा ब्राह्मणों के द्वारा दी जाती थी। उनमें हमारा सांख्य दर्शन है, योग दर्शन, न्याय दर्शन, वेदांत दर्शन, इन सभी दर्शनों की, ये 6 दर्शन हमारे यहाँ हैं, तो इनकी शिक्षा दी जाती थी। तो इसके बाद क्या है कि इसमें थोड़ी सी हमारी जो आज के टाइम की जो शिक्षा है उससे डिफरेंट थी ये, यानी कि ये थी हमारी गुरुकुल शिक्षा। गुरुकुल शिक्षा जैसे हमारी रामायण है, महाभारत है, हमारे जितने भी विज्ञान शाकुंतलम है या आपका रघुवंशम है, ये सारे के सारे हमारे धार्मिक जो ग्रंथ थे, ये किस भाषा में थे, ये हमारी संस्कृत भाषा में सबसे पहले लिखे गए। इसके बाद इनका अन्य भाषा
से लेके 1708 तक, यानी कि 1192 से लेकर 1708 का आप समझो कि ये हमारा मुसलमानों का जो टाइम था, मुसलमानों का शासनकाल ये कहा जाता है। तो इसमें क्या था कि इस युग में मुसलमानी संस्कृति का हमारे देश पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। क्यों? क्योंकि इसमें जो प्रथम जो मुस्लिम शासक था वो था मोहम्मद गोरी। और मोहम्मद गोरी ने क्या किया कि उन्होंने पाठशालाओं को सारे के सारे जितने भी हमारे गुरुकुल थे, जितनी हमारी पाठशालाएं थी, उनको मदरसे और उनको सबके सबको मकतबे और मदरसे में बदल दिया। यानी कि मोहम्मद गोरी एक इतना कट्टर मुसलमान शासक था जिसने हमारे सारे गुरुकुल और पाठशालाओं को तुड़वा कर मकरबे और मदरसे में बदल दिया। ठीक है। तो इसके बाद क्या हुआ कि कुतुबुद्दीन ऐबक आया, तो उसने विक्रमशाला विश्वविद्यालय को धूल में मिला दिया। विक्रमशाला विश्वविद्यालय हमारा बिहार में था और एक नालंदा विश्वविद्यालय था। तो ये क्या थे बेटा कि इन्हें ये हमारे गुरुकुल शिक्षा से प्रभावित थे, लेकिन जैसे ही कुतुबुद्दीन ऐबक आया, ये भी कौन था, एक मुसलमान शासक था, उसने इन सबको अस्त व्यस्त कर दिया। और वहां पे प्राचीन का जो हमारी मध्यकाल की जो शिक्षा थी उसमें हमारे ज्यादा से ज्यादा विद्यालय और विश्वविद्यालय के स्थान पर मदरसों की स्थापना की गई और वहीं पर वेदों के स्थान पर कुरान का अध्ययन किया जाने लगा और संस्कृत भाषा के स्थान पर फारसी का। समझ रहे हैं? यानी कि हमारे जो पाठशाला थी, जो गुरुकुल था, उनके स्थान पर क्या हुआ, मकरबे और मदरसे की स्थापना हुई। विश्वविद्यालय हमारे जितने भी थे वो समाप्त कर दिए गए और जो हमारी एजुकेशन किस तरह की थी, वो जो गुरुकुल शिक्षा थी, हमारी वेदों की जो शिक्षा दी जाती थी, उसके स्थान पर कुरान की आयात बढ़ाई जाने लगी। तो इस तरह से हमारी संस्कृत भाषा का विध्वंस हुआ। अब मध्यकाल की जो शिक्षा थी बेटा, उसका जो मेन उद्देश्य क्या था, जैसे हमारा उसका क्या था कि चरित्र निर्माण करना है, वेदों की तरफ ले जाना है, संस्कृत भाषा करना है, अनुशासन विकास करना है। तो सबसे पहले जो भारत में मुस्लिम शासक थे, उनका मेन जो उद्देश्य था सैनिक और पदाधिकारियों को शिक्षा प्रदान करना। यानी कि जो सैनिक होते थे, मुसलमान जो सैनिक होते थे, उनको शिक्षा दी जाती थी। आम पब्लिक के लिए शिक्षा बहुत कम थी। इसके बाद क्या था बेटा, इस्लाम धर्म का प्रचार करना। यानी कि जो इस्लामिक जो धर्म था हमारा, उसका ज्यादा से ज्यादा प्रचार करना। थर्ड पॉइंट है कुरान की आयतों का उच्चारण करवाना, यानी कि उनको पढ़ाना। संस्कृत भाषा के स्थान पर फारसी भाषा का प्रयोग करना। ठीक है। इसके बाद था इस्लाम धर्म के जितने भी सिद्धांत थे उनको उनका पालन करना। जबरदस्त हमारे हिंदुओं को इस्लाम धर्म में शामिल करना। यानी कि हिंदू धर्म का पतन हमारा मध्यकाल में ही स्टार्ट हो गया था और बहुत अधिक ऐसे कट्टर सुन्नी मुसलमान थे जिन्होंने पकड़ पकड़ कर हमारे हिंदू धर्म के जितने भी व्यक्ति थे क्या उनको जबरदस्ती हमारे उनका धर्म किया गया और धर्म परिवर्तन के बाद में क्या हुआ कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो शिक्षा थी वो कैसी थी कि इस्लाम के आधार पर कुरान की आयत ज्यादा से ज्यादा पढ़ी जाने लगी। और इसके बाद जितना भी आगे का जो हमारा समय आया उसमें जितने भी गुरुकुल थे उनको समाप्त कर दिया गया। संस्कृत भाषा की जितनी भी किताबें थी, जो कुछ भी थी, वो समाप्त कर दी गई। तो इस तरह से क्या हुआ कि जो संस्कृत की हमारी वेदों की जो किताब वेद थे, जो हमारे आयात जो हमारे संस्कृत के जितने भी ऋग्वेद, अर्थवेद, सामवेद थे बेटा, उनको क्या किया कि उनकी धार्मिक पुस्तकों को ही फूका जाने लगा और गुरुकुल तोड़ दिए गए और मदरसों की स्थापना हुई। तो इनका ये था मेन उद्देश्य। इसके बाद था बेटा मुस्लिम शासक, यानी कि मुस्लिम जो शासक थे वो हमारा मानसिक स्तर भी बदलना चाहते थे। यानी कि हमें मेंटल लेवल पर, मानसिक आधार पर वो हमें हमारे आचरण को बदलते थे। जैसे आजकल अभी न्यूज़पेपर में आ रहे हैं ना, धर्मांतरण किया जा रहा है और आचरण के लिए भी
लोगों को सम्मोहित करके उनका आचरण चेंज किया जा रहा। तो इस तरह से वो सारे के सारे सिर्फ और सिर्फ जो इस्लामिक जो धर्म था उसको आगे बढ़ाने के लिए किया गया। अब इनकी शिक्षा के कहाँ कहाँ होती थी? सबसे पहले थे बेटे मकतब। मकतब क्या होते थे? गांव और मोहल्ले में छात्रों मकतब शिक्षा दी जाने लगी। कभी कभी में भी इनकी आयात की जो क्लास थी वो आरंभ बिस्मिल्लाह संस्कार से किया जाता था। जैसे हमारे हिंदू धर्म में क्या था? उपनयन संस्कार। और जो मुस्लिम धर्म का क्या था? वो था बिस्मिल्लाह संस्कार। यानी कि उनमें बिस्मिल्लाह संस्कार का आरंभ बालक को 4 वर्ष 4 महीने और 4 दिन के होने पर किया जाता है। जैसे हमारा उपनयन संस्कार कब होता है? 8 से 12 वर्ष की उम्र में। और इनका जो बिस्मिल्लाह संस्कार जो होता था वो होता था 4 वर्ष 4 महीने और 4 दिन का जब बच्चा हो जाता था तो उसका बिस्मिल्लाह संस्कार किया जाता था। और इसके अवसर पर क्या होता था कि उसी तरह से नए कपड़े पहने जाते थे। मौलवी के द्वारा उनको कुरान की कुछ आयत उसके कान में बोल दी जाती थी और इस तरह से बालक से बिस्मिल्लाह शब्द का उच्चारण करवाया जाता था। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा जो प्रवेश था मकतबों में इस तरह से होता था। इसके बाद बेटे जो पाठ्य विषय थे, जैसे हमारे तो क्या थे? वेद, उपनिषद यही थे। लेकिन इनका क्या था? सिकनामा। उस तरह की आयत पढ़ाई जाती थी। इनको यूसुफ जुलिखा क्या थी ये पढ़ाया जाता था। और दूसरा क्या था कि इनको अरबी और फारसी का ज्ञान प्रदान किया जाता था। और कानून की शिक्षा इनको दी जाती। धार्मिक शिक्षा को भी इसमें बहुत अधिक स्थान था। यानी मुस्लिम धर्म को आगे बढ़ाने के लिए बहुत अधिक फोकस किया गया। इसके बाद था आपका मदरसा। मदरसा क्या होता है कि प्रारंभिक शिक्षा जब मकतब में उनकी पूरी हो जाती थी, मकतब में जब उसकी प्राथमिक शिक्षा बच्चे की पूरी हो जाती थी तो उसको मदरसे में एडमिशन लिया जाता। तो एक तरह से ये बेटा हायर एजुकेशन थी, उसकी उच्च शिक्षा थी, हाई एजुकेशन थी। तो थी इसमें भी कि घर की धार्मिक के लिए उदाहरण कुरान की आयतों को पढ़ाया जाता था। अरबी फारसी भाषा का ज्ञान प्रदान किया जाता था। तो इस तरह से ये हमारे मदरसे थे। अब बेटे इनकी जो विधि थी, अध्यापक की अध्यापन विधि क्या थी? वो थी मदरसा शब्द का अर्थ भाषण देना। जो मदरसा शब्द है बेटा उसका अर्थ है भाषण देना, यानी लेक्चर देना। तो लेक्चर के द्वारा यानी कि ओरल भाषा में, मौखिक भाषा में ही इनको पढ़ाया जाता था, मौखिक विधि से। इसी तरह से हमारी वैदिक शिक्षा में भी मौखिक विधि से पढ़ाया जाता था। अब इनका गुरु शिष्य का जो संबंध होता था वो भी यही होता था कि इनको बच्चों को मदरसे में ही रहना पड़ता था। भी दी जाती, दंड भी दिया जाता कि हमारे मीटिंग में मध्यम वर्ग की स्त्रियों को शिक्षा बिल्कुल नहीं दी जाती थी। तो इस तरह से यहीं से हमारी जो वुमेन एजुकेशन का जो पतन था वो यहाँ से स्टार्ट हो चुका था। अब मध्यकाल की जो शिक्षा थी उसका जो मेन जो उद्देश्य था वो था इस्लाम धर्म का प्रचार करना, इस्लाम धर्म को आगे बढ़ाना, संस्कृत भाषा के स्थान पर उर्दू भाषा का प्रयोग करना, फारसी भाषा का प्रयोग करना। ठीक है, गुरुकुल के स्थान पर मंदिर मदरसे और मकतबों की स्थापना करना।
मॉडर्न एजुकेशन, यानी मॉडर्न एजुकेशन आधुनिक शिक्षा क्या थी? सबसे पहले प्राचीन काल की शिक्षा यानी कि एंशिएंट टाइम में क्या थी, इसके बाद मिडवल टाइम में यानी कि मध्यकालीन टाइम में, अब है आधुनिक समय में यानी आज के समय में, प्रेजेंट टाइम में हमारी शिक्षा क्या है। तो आधुनिकीकरण, आधुनिक बनने की प्रक्रिया, आधुनिकीकरण है ये निरंतर चल रही है, ठीक है। आधुनिक समय सब आधुनिक टाइम में जो हमारी सांस्कृतिक, सामाजिक, वैज्ञानिक और तकनीकी जो शिक्षा दी जाने वाली लगी, वो हमारी आधुनिक शिक्षा कहलाई। तो इसमें आधुनिक शिक्षा के लिए बेटा यानी एक परंपरागत समाज में एक विशेष जो तकनीकी शिक्षा दी जाती है, उसको आधुनिक शिक्षा का नाम दिया गया। और ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें यानी जो हमारा समाज प्राचीन काल से इस तरह से जब हमारी शिक्षा का बहुत पतन हुआ मध्यकाल में, तो धीरे धीरे उठने लगा और उसमें चेंज होने लगे। धीरे धीरे हमारे सामने नई नई टेक्नोलॉजी आई, छात्रों का पढ़ाई की तरफ इंटरेस्ट बढ़ा। तो इस आधार पर हमारे उद्योग भी हुए, सामाजिक संगठन भी बहुत। तो हमारी पॉलिसी हम सामने आई कि उन पॉलिसी में हमारा बच्चों की प्राथमिक शिक्षा से लेकर हायर एजुकेशन तक वुमेन एजुकेशन का, वीकर सेक्शन का यानी कि हमारा कमजोर जो वर्ग है उसकी शिक्षा का बहुत अधिक प्रावधान किया गया। तो इस तरह से हमारी आधुनिक शिक्षा को आगे बढ़ाया। अब जो हमारी आधुनिक शिक्षा है उसमें क्या था कि वैज्ञानिक विज्ञान की शिक्षा, टेक्नोलॉजी की शिक्षा, क्योंकि जब तक हमारा देश जो मध्यकाल में सबसे अधिक गरीब माना जाने लगा, क्योंकि कम से कम 800 वर्षों तक, 1100 से लेके देखो आप 1700 1800 वर्षों तक मुसलमान शासकों का हमारे देश पर राज रहा। उन्होंने इतने सारे आक्रमण किए, सारे मंदिर तोड़ दिए, हमारा खजाना का सारा धन विदेशों में वो ले गए, अफगान है सारा का सारा लूट कर ले गए। तो हमारा देश एक तरह से जो सोने की चिड़िया कहलाता था वो बिल्कुल नष्ट हो गया, खोखला हो गया। तो इसके बाद धीरे धीरे हमारे यहाँ बहुत सारे संगठन बने, उन्होंने शिक्षा पर जोर दिया और हमारी शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए अनेक कमीशन हमारे यहाँ बने। अब हमारी जो आधुनिक शिक्षा का जो उद्देश्य क्या था बेटा, प्रिपेयर ए ट्रेन्ड एंड स्किल्ड सिटीजन, यानी कि प्रशिक्षित एवं कुशल नागरिक बनाना, पढ़े लिखे और निपुण नागरिक हमारी शिक्षा का उद्देश्य था। देखो प्राचीन काल का उद्देश्य क्या था, हमारा चरित्र निर्माण। मध्यकाल में क्या था कि मुस्लिम धर्म का ज्यादा से ज्यादा प्रसार करना। और अब जो हमारा इस टाइम है मॉडर्न टाइम में क्या कि बेटा एक ट्रेंड और स्किल्ड मानव का निर्माण करना, एक सिटीजन का जो निर्माण है वो ट्रेंड और स्किल्ड होना चाहिए, यानी कौशलायुक्त वो होना चाहिए। सेकंड है हमारा रूढ़िवादों एवं अंधविश्वासों से दूर करना, यानी कि जो हमारे जितने भी ट्रेडिशनल, जो हमारी रूढ़िवादिता यानी कि जो हमारे अंधविश्वास हमारे देश में फैले हुए थे उसको समाप्त करना, ये हमारा आधुनिक शिक्षा का उद्देश्य है। इससे बेटा संस्कृति की सुरक्षा विकास करना, यानी जो नेक्स्ट हमारा मॉडर्नाइजेशन पर फोकस, यानी कि आधुनिकीकरण, आधुनिकीकरण पर सबसे अधिक ध्यान दिया जाने लगा। क्या था कि जो हमारी ये करिकुलम कैसा, सबसे पहले जो मेन था करिकुलम पे फोकस वो था साइंस, यानी कि 10वीं तक हमारी साइंस का विषय
विज्ञान का विषय अनिवार्य किया गया। सेकंड हमारा कंप्यूटर एजुकेशन, कंप्यूटर शिक्षा पर जोर दिया जाने लगा क्योंकि सारा का सारा काम हमारा ऑनलाइन होने लगा। इसके बाद अंग्रेजी भाषा पर जोर दिया गया क्योंकि हमारी एक मातृभाषा के साथ साथ एक हमारी दूसरे देशों के साथ तालमेल वार्तालाप के लिए एक ऐसी भाषा होनी चाहिए जो दूसरे देश भी समझ सके। तो हमारी उच्च शिक्षा या तक, हमारी प्राइमरी एजुकेशन से लेकर उच्च शिक्षा तक अंग्रेजी भाषा यानी अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा पर जोर दिया गया। संस्कृत भाषा पर जोर दिया गया, यानी कि जितने भी हमारे चरक संहिता थी या हमारे वेद थे कि वो हमारे समाप्त ना हो जाए वो संस्कृति, इसलिए उसको जागरूक रखने के लिए, उसको बनाए रखने के लिए संस्कृत भाषा पर भी जोर दिया गया। इसके साथ साथ है हमारा नैतिक शिक्षा पर जोर दिया गया, यानी कि जो हमारे मुस्लिम काल में हमारी व्यावसायिक शिक्षा, छात्रों को व्यावसायिक शिक्षा के लिए जैसे हमारी बहुत सारे पॉलिटेक्निक खोले गए और हमारी आईटीआईज वगैरह भी खोली गई ताकि वोकेशनल एजुकेशन दी जाए। इसके बाद है वर्क एक्सपीरियंस, यानी कि छात्रों को कार्य अनुभव की भी शिक्षा प्रदान की जाने लगी। तो इस तरह से ये था हमारा करिकुलम। अब हमारी जो गतिविधियां क्या थी, टीचिंग की जो मेथड क्या थे, शिक्षण की विधियां क्या थी। सबसे पहले था बेटा अनुसंधान विधि यानी ह्यूरिस्टिक मेथड। छात्रों को अनुसंधान पर, रिसर्च पर सबसे अधिक फोकस किया जाने वाला लगा। इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड, यानी कि आगमन और निगमन विधि। और डेमोस्टिक यानी प्रदर्शन विधि। को नियम तक पहुंचाना और नियम से लेकर उदाहरण तक उनकी एजुकेशन देना ये हमारा इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड थे कि बच्चे को सरल से कॉम्प्लेक्स तक, यानी कि इजी से कॉम्प्लेक्स तक, सरल से कठिन तक कैसे भेजा जाए। और कठिन यानी कि बच्चे को स्टार्टिंग में ही अगर कानून बता दिया जाए तो वो एग्जाम्पल अपने आप करेगा। जिस तरह से मैथ का कोई भी फॉर्मूला हम बता देते हैं तो उसको उसके आधार पर वो सभी की सभी सारी प्रॉब्लम का वो सॉल्यूशन कर लेता था। तो ये मेथड अपना। इसके बाद डेमोस्ट्रेशन मेथड, यानी कि बच्चों के सामने ऐसी इस तरह से टॉपिक को प्रेजेंट किया जाए कि बच्चा उस प्रदर्शन विधि से ही सारा ठीक है। तो तीनों प्रकार की जो शिक्षा थी उसके आधार पर आपका जो क्वेश्चन बनेगा ये यही आएगा कि किस तरह से हमारी वैदिक शिक्षा आधुनिक शिक्षा से भिन्न है या आधुनिक शिक्षा हमारी मध्यकालीन शिक्षा से किस तरह से भिन्न है। तो बेटा आप यही बताओगे कि जैसे वैदिक काल में शिक्षा का उद्देश्य क्या होता था और आज के टाइम में क्या है। उद्देश्य लिखोगे 3-4। अब उस टाइम में होता था, प्रथा थी, उपनयन था क्या, उसमें बिस्मिल्लाह संस्कार था। शिक्षण विधियां क्या थी, वहां पे जैसे मौखिक विधि थी, इसी प्रकार से आपकी आजकल क्या है कि आपका डेमोस्ट्रेशन मेथड है, इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड है। तो ये डिफरेंस है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो प्रोसेस था उसके आधार पर कि छात्रों को शिक्षा के विषय क्या होते थे। उस टाइम पे क्या होती थी हमारी वैदिक काल में, वेद थे, उपनिषद थे हमारी, और हमारी आयातों की शिक्षा जो मिडवल टाइम है उसमें दी जाने लगी। अब आज के टाइम में क्या है कि विज्ञान की शिक्षा, कंप्यूटर की शिक्षा, टेक्नोलॉजी, हमारा रिसर्च पे फोकस किया गया, वोकेशनल एजुकेशन दी गई। तो इस तरह से आपको समय की शिक्षा डिफरेंस
गायत्री आवाज नहीं आ रही मेरी? कुमारी पल्लवी, पल्लवी। जी मैम। हाँ जी बेटा, आज का टॉपिक समझ में आया? मैम समझ में आया, लेकिन आपका नेटवर्क बहुत ज्यादा प्रॉब्लम कर रहा था, बट जो भी था पॉइंट तो नोट कर लिए मैम, और वो बुक से कर लेंगे।